नमस्कार ट्रेडर्स। अभी क्या है, हिंदी में चालू करते हैं। इंग्लिश में वो फील नहीं आ पाता, तो चलो स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर आज का मार्केट देखा जाए तो निफ्टी 210 पॉइंट गेन किया और बैंक निफ्टी खाली 128 पॉइंट गेन किया। तो ऐसा क्यों हुआ? किस स्टॉक ने मार्केट को ऊपर चढ़ाया? कौन सा स्टॉक था जो मार्केट को नीचे ले जा रहा था? FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका क्या पोजीशन था, उन्होंने कहाँ कहाँ पोजीशंस ली, क्या न्यूज़ थी मार्केट में, और ऑप्शन का डेटा क्या कह रहा है, ये सब एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट को ऊपर ले गए या मार्केट को नीचे ले गए। तो जब मैं अपना एनालिसिस कर रहा था मार्केट मूवर्स का, मतलब जो 3% से ज़्यादा बड़े हैं, तो मैं इन स्टॉक के साथ आ पाया कि अच्छा ठीक है, ये स्टॉक है जो 3% से ज़्यादा बड़े हैं। और आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि निफ्टी 50 में एक भी स्टॉक ऐसा नहीं था जो लेस देन -3% कम हुआ। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में कंप्लीटली बुलिशनेस थी। अगर आप कहेंगे बुलिशनेस थी तो क्यों थी, उसका रीज़न क्या है? तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि ये जो स्टॉक है ये क्यों बढ़े। तो अभी सबसे पहले मारुति का डिस्कस कर लेते हैं। तो जहाँ तक मारुति की बात आती है, मारुति क्या है, जनवरी 2021 से डिस्काउंट देने वाला है कुछ सिलेक्टेड कार्स पे। कौन कौन सी कार्स होगी वो? आल्टो, स्विफ्ट, विटारा, ब्रेजा एंड एर्टिगा। तो ये जो कार्स है ये सबसे ज़्यादा सेल होती है, और अगर उस पर ही डिस्काउंट होगा, और मारुति का तो पहले ही मार्केट शेयर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली मारुति ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगा। अगर ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगा तो जो भी शेयर होल्डर्स है उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और कंपनी भी गेन करेगी। तो इसी न्यूज़ के चलते मारुति 5.79% गेन किया। और जैसे हम बात करते हैं टेक महिंद्रा की, तो टेक महिंद्रा में क्या न्यूज़ थी? टेक महिंद्रा ने जो जियो का 5G सर्विस है उसके साथ टाई अप किया। तो फ्यूचर में टेक महिंद्रा की जो कार्स आएगी, जो भी इक्विपमेंट आएंगे, उसमें क्या रहेगा, जियो 5G का कनेक्शन अवेलेबल रहेगा। तो जो भी वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आने वाले हैं वो फास्ट हो जाएगा, और उनकी कार्स भी अच्छी बिकेगी क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स होंगे। तो ये गुड न्यूज़ है मार्केट में। तो इन्वेस्टर सोचते हैं जहाँ भी गुड न्यूज़ हुआ वहाँ पर तो इन्वेस्ट करना ही करना है। और अगर आप एक चीज़ भी देखेंगे तो रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के साथ अगर कोई भी टाइप करता है तो डेफिनेटली मार्केट में उसके ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप विप्रो की बात करें और इन्फोसिस की बात करें तो ये दोनों क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनीज है। और जैसा कि आप अगर फंडामेंटल ट्रेडर से, तो आपने देखा होगा कि जो क्वार्टर थर्ड होता है, क्वार्टर थर्ड मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना, इन तीनों महीने को मिला के क्वार्टर थर्ड बोलते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है उसमें डाउनफॉल आता है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। बट उसके बाद भी क्या रहता है, डाउनफॉल सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज में आएगा, बट उसमें उस टाइम पे अगर कोरोना की वैक्सीन आ गई तो जो हर साल डाउनफॉल आता था वो डाउनफॉल ना हो के अप ट्रेंड रहेगा। तो जो सॉफ्टवेयर कंपनीज रहेगी वो गेन करेगी, और सॉफ्टवेयर कंपनीज जो अच्छी पोजीशन में है वो तो डेफिनेटली ज़्यादा ही गेन करेगी, तो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इसी न्यूज़ के चलते हुए इन्फोसिस और विप्रो के स्टॉक गेन हुआ। और अगर आप देखेंगे तो विप्रो का जो रिजल्ट है वो भी आज अनाउंस हुआ, बट वो मार्केट आवर्स के बाद में अनाउंस हुआ। और आप यूपीएल की जहाँ तक बात करें, यूपीएल ने क्या है, एरिस्टा लाइफस्टाइल जो है उसका एक्विजिशन किया है। तो उससे क्या है, इसको एक सपोर्ट मिल गया दूसरी ओर से गवर्नमेंट के साथ इनिशिएटिव लेके काम करने का, तो ये इसके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसके चलते हुए यूपीएल 4.1% गेन किया। अभी आयशर मोटर की बात कर लेते हैं। आयशर मोटर क्या करता है, अपने बुलेट्स बनाता है। अब बुलेट्स तो आपको पता है, बुलेट्स की तो बहुत शान है भैया, लेके घूमेंगे तो लड़कियाँ इंप्रेस हो जाएगी। तो उसी के चलते जो भी प्रीमियम बाइक्स बिकती है उसके लिए ज़्यादा पैसा तो देना पड़ेगा। जब कोरोना था तब तो लोगों के पास पैसा नहीं था तो नहीं दे पाते थे। अभी क्या है, पैसा आ गया है लोगों के पास, वैक्सीन भी आने वाली है, तो अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और प्रीमियम बाइक को ज़्यादा खरीदेंगे, और प्रीमियम बाइक पे प्रॉफिट भी अच्छा होता है। तो उसी के चलते जो आयशर मोटर का जो स्टॉक है वो गेन किया। अब अल्ट्राटेक सीमेंट को देख लेते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट क्या है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, सीमेंट कंपनी। और आप देखेंगे तो ये जो शेयर है ना, ये बहुत बार गेन किया है इसी महीने में।
और इसका एक कारण मैं आपको बता देता हूँ। जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, फंडामेंटली स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। फंडामेंटली मतलब भैया ये कंपनी कैसे काम करती है, इसका रेवेन्यू कैसे बढ़ता है, ये कॉस्ट कटिंग कैसे करती है, ये पहले कैसे कैसे परफॉर्म की थी, अभी इनके प्लान्स क्या है, क्या क्या टाइप्स कर रही हैं। तो उन सबकी स्टडी करके वो लोग क्या करते हैं, पैसा डालते हैं। तो अगर आप अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट में ऑलरेडी इन्वेस्टर्स ने पहले पैसे डाला थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। पर अभी क्या है, जब सब कुछ सही होने जा रहा है तो फॉरेनर्स को बहुत सारी उम्मीदें हैं इंडिया से, बिकॉज चाइना तो अभी कट ऑफ हो गया है। तो सारा पैसा किधर डालना है, किधर तो इन्वेस्ट करना है, वरना पड़े पड़े पैसे की वैल्यू घट जाएगी। तो उन्होंने क्या किया है, अभी अपने जो स्टेक्स थे अल्ट्राटेक सीमेंट में वो बढ़ा दिया है। अगर वो अल्ट्राटेक सीमेंट में बढ़ाए हैं तो अगर अल्ट्राटेक सीमेंट गेन करता है तो उनका भी पैसा बढ़ता है। तो उसकी वजह से अल्ट्राटेक सीमेंट ने गेन किया है। और अगर आप आज का FII का डेटा जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो भी देखेंगे तो उन्होंने बहुत हैवी बाइंग की है। तो उसकी वजह से उनको बाइंग तो करनी थी, क्योंकि अच्छी मार्केट में न्यूज़ है तो बाइंग कर लेते हैं लगे हाथ, ताकि आगे जाके प्रॉफिट मिल सके। तो उन्होंने बाइंग इस स्टॉक में भी की। अभी आप पावर ग्रिड की बात करेंगे तो पावर ग्रिड क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में इन्वेस्ट कर रहा है। उनको एक प्रोजेक्ट भी मिला है 30 गीगावाट्स का। तो आप सभी को पता है कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है वही फ्यूचर है, क्योंकि उसमें पॉल्यूशन कम होता है, पेट्रोल डीजल और कोयला नहीं यूज़ करना पड़ेगा, तो उससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा, प्लस जो उसके लिए कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट आफ्टर दैट इट विल बी प्रॉफिटेबल। तो वही हुआ पावर ग्रिड में। ऑलरेडी ये पहले ही हाईलाइट में चल रहा है, आप देखेंगे मंथ में तो ये आज भी बहुत अच्छा गेन किया इसी न्यूज़ के चलते। अगर आप हीरो मोटो कंपनी का देखेंगे तो इसमें भी अल्ट्राटेक सीमेंट के जैसे ही फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, ऑलरेडी पहले ही लगा हुआ था, बट आज भी उनको फंडामेंटली एनालाइज करके उनको पैसा डालना था मार्केट में, क्योंकि बहुत सारी गुड न्यूज़ आ रही है। अभी आप देखेंगे तो उधर सेनेट का इलेक्शन हो गया है, अभी इंडियन जो बजट भी अनाउंसमेंट होने वाला है उसमें भी बहुत सारे पैकेजेस निकाल के आने वाले हैं। तो उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, तो उनको इससे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो उन्होंने आज अपने स्टेक्स हीरो मोटो कंपनी में बढ़ा दिए। बट एक चीज़ क्या है, आप लोग भी ले सकते हैं ये स्टॉक्स, इनको खाली डिलीवरी पोजीशंस के लिए लीजिएगा, इंट्राडे के लिए ये उपयुक्त नहीं है। डिलीवरी पोजीशंस में क्या होगा, जब आप 1 साल के बाद 2 साल के बाद देखेंगे उस स्टॉक्स को तो उसमें क्या बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर चुके रहेंगे और स्टॉक बहुत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर जो रहते हैं वो फंडामेंटली इन्वेस्ट करते हैं और उनका प्रॉफिट बुकिंग होता है ना, उस टाइम पे एकदम से स्टॉक गिरता है। तो अगर मैं आपको एडवाइस करूं तो आपको क्या करना चाहिए, जिस कंपनी पे फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है उनकी एक लिस्ट बनाई है, और जब भी वो पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स गिरते हैं 3% 4%, उस टाइम पे वो उपयुक्त समय होगा आपको बाय करने के लिए। और कभी भी ऐसा नहीं होगा धड़ल्ले से पूरा पैसा डाल के बाय कर लिया सिंगल कंपनी का, ऐसा नहीं करते। क्योंकि स्टॉक कैसे फॉल होता है, पहले गिरता है फिर थोड़ा सा उठता है फिर गिरता है। तो आपको क्या है, पहले जब गिरे तो मान लो आपको कुल मिला के 100 क्वान्टिटी बाय करनी है, तो पहला जब गिरे 20 क्वान्टिटी बाय करो, जब दूसरा जब गिरे फिर से 20 क्वान्टिटी बाइस करो, ऐसे ऐसे करके एक्यूमुलेट करो। ऐसा नहीं है एक साथ पैसा डाल दिया, अदरवाइज़ क्या होगा, फिर आपको रिटर्न देने में ही कम से कम 3-4 साल निकल जाएंगे अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं हुई तो। लेट्स सी NTPC। NTPC का भी आप बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया है, इनका जो ग्रोथ जनरेशन हुआ है वो 222.4 बिलियन हुआ है, और आप देखेंगे तो इंक्रीज़ हुआ है 3.8% से। तो लास्ट ईयर से इस ईयर में 3.8% गेन है। इसका मतलब क्या है, कंपनी अच्छा काम कर रही है तो उसका अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो ये गुड न्यूज़ है कंपनी के लिए। तो लोग भी पैसा डालेंगे, भैया अच्छा काम कर रही है तो अच्छे स्टॉक्स बढ़ेंगे, हमको भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। अभी लेट्स सी HCL टेक। अभी HCL टेक्स ने क्या किया है, क्लेम जीनियस नाम की एक कंपनी है, उसके साथ एक जॉइंटली टाइप किया है। तो वो क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम बनाएंगे। तो वो जो भी इंश्योरेंस देती है वहाँ पर जो भी डैमेजेस हुआ है उसका इंस्टेंटली रिपोर्ट कर पाएंगे, और बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। ये गुड न्यूज़ है HCL टेक के लिए। तो इसकी वजह से इसका स्टॉक 3.28% गेन किया।
तो जनरली जो भी पैसा डालने वाला होता है वो क्या सोचता है, सबसे पहले आप अपना पैसा किसे देंगे? जो भी आपको पैसा टाइम पे दे सकता है, जिसकी भी ग्रोथ की उम्मीद हो। तो डेफिनेटली जहाँ पर गुड न्यूज़ वहाँ पर ग्रोथ, इसलिए पैसा डाल दिया। और अभी मार्केट भी अप ट्रेंड में है, तो कोई वरी है नहीं। और एफ तो हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे तो निफ्टी को ऊपर चढ़ाने में मेजोरिटी ऑफ हाथ जो है वो एफ का है। अभी श्री सीमेंट की बात करते हैं। मैं श्री सीमेंट को पहले भी डिस्कस किया हूँ। मेरे पास भी एक शेयर में कोरोना के टाइम का खरीद कर रखा था एंड वो बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे रहा है मुझे 7 से 8 हज़ार का। तो वैसे भी ये 3.28% गेन किया। और क्यों गेन किया वो भी देखिए, 27.53% ग्रोथ हुई है। और अगर आप M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा की देखेंगे तो इनका भी जॉइंट वेंचर जो था उनसे वो निकल गए हैं फोर्ड के साथ, क्योंकि उसमें जॉइंट वेंचर्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी वजह से कंपनी लॉस में जाने के चांसेस थे। तो इन्होंने क्या किया, लॉस में नहीं जाने के लिए वो जॉइंट वेंचर से बाहर निकल गए। और सन फार्मा की जहाँ से बात करें, वेल ये फार्मा कंपनी है, आपको पता ही है। और इसका क्या है, रिजल्ट भी अनाउंस होने वाला है। तो इसी महीने के एंड में इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। और फार्मा कंपनी आप सभी जानते हैं, फार्मा कंपनी लॉस में बहुत कम रहती है, क्योंकि लोग तो बीमार होते ही होते हैं, बीमार होते तो दवाइयाँ खरीदते। और सन फार्मा ने तो और भी अभी बहुत सारे दवाइयाँ नया और वैक्सीन के लिए भी बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं टाइप करने का। तो डेफिनेटली इसके लिए गुड न्यूज़ आना वैसे भी संभव है। तो इसलिए ये स्टॉक गेन किया। अभी मैं जो ये सेक्टर वाइज एनालिसिस देख रहा था उसमें मुझे क्या पता चला, अभी आपने अप्रैल से जब देखा रहेगा मार्केट को, तो मार्च में वो फॉल हुआ, अप्रैल में भी लिटिल बिट फॉल हुआ, फिर धीरे धीरे चढ़ना चालू हुआ। तो जब क्या होता है, अगर एकदम से वर्ल्ड वाइड क्या होता है, प्रोडक्शन भी रुक गया, सप्लाई और डिमांड सब रुक गई। तो अभी क्या है, वो कोरोना की वजह से ब्रेक लग गया था, स्टॉक्स ऊपर नहीं जा रहे थे, निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा था। अभी क्या है, अभी सारी चीज़ें रिकवरी फेज़ में आ रही है। रिकवरी फेज़ में आ रही तो जो पहले का लोगों को क्या है प्लान रहता है, आपने भी प्लान बनाया होगा इस साल का कुछ ना कुछ, कि आप ये करने वाले वो करने वाले। तो 2020 में जो प्लान्स बनाए थे लोगों ने, वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए कोरोना की वजह से। बट ऐसा तो नहीं वो प्लान्स छोड़ देंगे, उस प्लान्स पे फिर भी वर्क करने वाले हैं। तो जब भी वर्क करेंगे देन उस प्लान्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट मटेरियल रहेगा, लाइक लेट इट बी स्टील, लेट इट बी मोटर बाइक और लेट इट बी एनी सीमेंट, तो ये सब चीज़ें लगेगी। अगर ये सब चीज़ें लगेगी तो स्टॉक गेन करेगा। तो ये सब अभी हो रहा है, इसीलिए स्टॉक्स मूव कर रहे हैं ऊपर। और सबसे बड़ी बात क्या है, चाइना को ऑलरेडी कट ऑफ हो गया है वर्ल्ड से, तो वो सब इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आ रहा है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा ही गेन हो रहा है। अभी ये तो थे मार्केट मूवर्स जो मार्केट को मूव किए। अभी ये तो अपना आज का मार्केट का एनालिसिस हो गया। अभी देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कैसे मूव करने वाला है। तो पहले क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं चार्ट के बेसिस पे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि भाई कि कितना मूव हो सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब मैं कल की बात कर रहा हूँ, तो कल तो सैटरडे, कल मार्केट ओपन नहीं होगा, संडे को भी मार्केट ओपन नहीं होगा, मैं बात कर रहा हूँ मंडे की। तो ये जो भी फिगर है वो मैं मंडे के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो यहाँ देखते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी देखते हैं। तो निफ्टी को देखने पता चलेगा कि 14,149 तो इसका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस, वेल रेजिस्टेंस तो यहाँ दिख नहीं रहा है। रेजिस्टेंस आप कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पर कोई भी लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर निफ्टी ने बहुत बार टच किया हो और उसने स्ट्रगल किया हो उस पॉइंट्स को ब्रेक करने के लिए, तो रेजिस्टेंस तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर कैसे पता करेंगे भाई, रेजिस्टेंस पता करने का एक और तरीका होता है, अब ओपन इंटरेस्ट जो रहता है उसका एनालाइज करो, या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को ऑल्सो एनालाइज करो। तो हम क्या करते हैं वही करने वाले हैं। उससे अपने को जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा वो भी क्या है, हम कंबाइन करेंगे इसके साथ, फिर कंपेयर करेंगे, मिनिमम वैल्यू लेंगे सपोर्ट की एंड मैक्सिमम वैल्यू लेंगे रेजिस्टेंस की, जो हम तीनों एनालिसिस करने वाले हैं उनसे। तो उससे अपने को करेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा। अभी हमको ट्रेंड भी तो फाइंड आउट करना है कि किधर जाने वाला है, वो भी हम करेंगे। वेल यहाँ पर जहाँ पर बात करेंगे तो 15 मिनट की कैंडल्स लेता हूँ मैं एनालाइज करने के लिए, क्योंकि इससे मुझे इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाता है अगले दिन का, मीन्स अगले ट्रेडिंग सेशन का। और एक और चीज़ इसमें क्या है, अगर मैं 15 मिनट से ज़्यादा का लूँगा, मतलब 20 मिनट का ले लिया, 1 घंटे का ले लिया, 2 घंटे का ले लिया, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा वो या तो 7 दिन का होगा या 15 दिन का होगा, या फिर हो सकता है कि वो महीने का हो। तो मुझे क्या है, मुझे चाहिए कि इमीडिएट, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे ट्रेड करने वाला हूँ, तो मुझे नेक्स्ट डे ही चाहिए कि भैया इसके बीच में ट्रेड करना चाहिए। वेल 20 मिनट्स इज़ ऑल्सो फाइन, बट आई वुड से यू कि आप 15 मिनट से लीजिए, और उससे नीचे तो जाना ही मत। उससे नीचे गए तो आपको बहुत सारे तो ग्लिचेस मिल जाएंगे, फॉल सिग्नल मतलब क्या है, वो बहुत बार ब्रेक कर रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो वो एक्यूरेट नहीं होगा। आप खुद भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग ट्रेड करते रहते हैं, उनका टर्मिनल पे डेटा लेट पहुंचता है,
अगर लेट पहुंचता है तो वो लेट ट्रेड करते हैं, उनको भी पता नहीं होता वो कब ट्रेड कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी ग्लिचेस और फॉल्स सिग्नल आ जाते हैं। अभी बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का सपोर्ट आप देखेंगे तो 31,382 पे है और रेजिस्टेंस है 32,177। आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस है ना, और इस रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी इसके रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है और ये अगर इसको तोड़ेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ और अच्छी न्यूज़ के साथ, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। और मेरे हिसाब से तो मार्केट अभी बुलिश व्यू में है, एकदम से नीचे नहीं आने वाला है। कहीं ना कहीं अगर बुरी न्यूज़ आई तो वो बात अलग है, बट मार्केट अभी अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में ही जाएगा। जिस दिन अपने FIIs लोग हैं, मैं न्यूज़ की बात करूँगा, वो लोग प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिए ना, उस दिन मार्केट फॉल होना चालू हो जाएगा। तो वो भी हम डेली एनालिसिस कर रहे हैं तो हम पता चल ही जाएगा कि किस दिन वो चालू किए हैं, तो उसके बाद हम कोशियस रहेंगे और हम उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। अभी क्या है, हम अगले पड़ाव पे चलते हैं। अभी हमको कल का एनालाइज करना है, तो कल को एनालाइज करना है मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन को एनालाइज करना है। तो पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ है जो मीटिंग रखने वाली है। अगर कोई कंपनी मीटिंग रखने वाली है तो उसमें कुछ तो डिस्कशन होगा, उसके बाद कुछ तो रिजल्ट आएगा, कुछ अनाउंसमेंट भी हो सकते हैं। अगर कुछ अनाउंसमेंट होंगे डेफिनेटली तो वो उस कंपनी को अफेक्ट करेंगे, और इतना बड़ा ही अनाउंसमेंट हुआ तो ना वो कंपनी को छोड़ के वो निफ्टी को भी अफेक्ट करेगा। तो पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सी मीटिंग्स है जो आने वाली है। अगर आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे, तो ये जो कंपनीज़ है वो मीटिंग्स रखने वाली है। तो अगर इनके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स या जो भी ये मीटिंग्स रखने वाली है, इसके बाद अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो फिर आप देखना ये कंपनीज़ गेन करना चालू करेगी, और इतनी सारी कंपनीज़ गेन करेगी तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली आपका निफ्टी गेन करेगा। और कैसे गेन करेगी मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है जनरली, जब पहले तो हमारा बेस ही लो हो गया, अप्रैल से लेके चलेंगे, कोरोना था, तो डेफिनेटली ये कंपनीज तो गेन करने वाली ही है, लोग इन्वेस्ट करने वाले ही हैं, तो फिर तो गेन करेगा ही करेगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज़ मार्केट में ये है कि ये कंपनीज गेन करने वाली है, इसीलिए लोग ज़्यादा पैसा भी डाल रहे हैं। और ऊपर अपना US का भी अभी इलेक्शन का पूरा ओवर हो गया है, सेनेट इलेक्शन भी हो गया है, तो वहाँ भी अभी सेटल्ड हो गया है। तो अभी जो टर्बुलेंस आएगा वो इंडिया के मार्केट से आएगा। बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट मेजॉरिटी ऑफ द जो स्टॉक्स है वो गुड रिजल्ट ही देने वाले हैं, तो ऊपर ही जाने वाला है। अभी ये तो हो गए अपकमिंग मीटिंग्स। अपकमिंग मीटिंग्स ही नहीं है जो अफेक्ट करती है मार्केट को, कुछ इवेंट्स भी होते हैं। इवेंट्स कैसे, जो अपने RBI हो गया या गवर्नमेंट कुछ भी अनाउंसमेंट किया, वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट करते हैं। अगर वो भी अफेक्ट करते हैं मार्केट को तो पहले वो भी देख लेते हैं। 8 तारीख को देखेंगे तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक इवेंट है। ये इवेंट इतना बड़ा नहीं है, बट अगर आप देखेंगे इसके फिगर्स आते हैं, तो फिगर्स में क्या रहता है, अगर बहुत बड़ा चेंज हुआ कंपेयर टू लास्ट मंथ और लास्ट मंथ सेम ईयर, उसमें क्या रहता है, बहुत बड़ा चेंज हुआ तो ये माना जाएगा कि यार यहाँ पर कुछ तो बढ़िया हुआ है, जो कुछ तो गलत हुआ है। तो वो फिर क्या करेगा, वो पूरे मार्केट को अफेक्ट करेगा, या फिर जिस भी सेक्टर में वो न्यूज़ आई है उसको अफेक्ट करेगा। इसीलिए ये इवेंट्स को देखना भी ज़रूरी है। मैं डेली बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर सकते। ये 100 में से 10 बार हिट करेगा, बट 10 बार ऐसा हिट करेगा कि मार्केट को एक ही डायरेक्शन में लेके चला जाता है। तो या तो इन इवेंट्स, जब भी बड़ा इवेंट्स आए तो आपको 2 काम कर सकते हैं, आप पैसा बाहर निकल के रख सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द न्यूज़, जब वो न्यूज़ ब्रेकआउट हो जाती है उसके बाद। ओके, तो यही कर सकते हैं। अभी ये तो हो गया अपना इवेंट्स। अभी आज का विक्स का हाल क्या था, क्योंकि विक्स क्या बताता है कि मार्केट में कितना डर है। अगर ज़्यादा डर होगा तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगा, मतलब जो भी स्टॉक्स या ऑप्शंस में आप ट्रेड कर रहे हैं उसके मूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बड़े बड़े मूव्स लेता है। तो अगर विक्स ही कम है, मतलब डर कम है, तो मूव होने के चांसेस भी कम है। चांसेस अगर कम है मूव होने के, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन सेलर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो उनका क्या है, वो सेल वहाँ तक आउट ऑफ द मनी में सेल किया तो उसको हिट नहीं करेगा, तो उसकी वजह से उसको प्रॉफिट होता है। आज का देखेंगे तो 20.64 जो अपना विक्स है वो लो है। विक्स को 2 तरह से देखा जाता है। एक तो इसको कंपेरेटिवली देखा जाता है लास्ट डे के ट्रेड से। अगर उसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है विक्स का, इट मीन्स कि बहुत बड़ा डर पैदा हुआ है मार्केट में। और अगर आप इसको देखते हैं कि ये 25 से लो रहता है, तो जनरली 25 से लो को माना जाता है। 25 से नीचे जब भी रहेगा ये विक्स, उसको माना जाएगा कि ये लो विक्स है। इसका मतलब ऑप्शन सेलर आराम से ऑप्शन सेल कर सकते हैं, बड़ा लॉस नहीं होगा क्योंकि वॉलेटिलिटी कम रहेगी। जब ये विक्स चेंज होता है तो उस टाइम पे आपको कॉशियस रहना है। सबसे बड़ा मुझे शॉकिंग क्या हुआ, आज निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा मूव किया, और डेफिनेटली किया बिकॉज निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स थे उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ है। अभी अपने को कल की मार्केट का पता लगाना है, तो उसके लिए एक तरीका क्या है
कि हम ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज कर लेते, कहाँ का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो पहले क्या करते हैं, टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करते हैं, तो उससे एक बड़ा बड़ा व्यू मिल जाएगा कि मार्केट किधर जा रहा है। तो आप टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 43% कॉल हैज़ बीन सोल्ड। तो अगर कॉल देखेंगे तो कॉल कम सेल हुआ है, पुट ज़्यादा सेल हुआ है। अगर पुट आउट ऑफ द मनी ज़्यादा सेल हो रहा है, इसका मतलब लोग पोजिशंस बना रहे हैं आउट ऑफ द मनी, दे आर थिंकिंग दैट मार्केट विल नॉट गो डाउन। अगर डाउन नहीं जाता है तो किधर जाएगा, अप जाएगा, या फिर इट विल बी रिमेन एट द सेम पोजीशन। अगर सेम जगह रहेगा मार्केट तो कॉल की जगह भी पोजीशंस इंक्रीज होना चाहिए, बट कॉल की जगह डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कॉल पहले पोजीशंस बनाई थी वो लोग अपनी पोजीशंस निकाल रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है टोटल ओपन इंटरेस्ट की वीकली पिक्चर, मतलब इस हफ्ते में मार्केट किधर जाएगा। तो इस हफ्ते में मार्केट किधर जाएगा अगर आप खुद ही देखते हैं, 57% ज़्यादा पुट सेल हुआ है, मतलब 57% बुलिशनेस थी मार्केट में। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये वीकली पिक्चर है तो इसका मतलब क्या है कि श्योरिटी ये है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। भैया ये श्योरिटी किसी बात की नहीं है, आपको मार्केट में न्यूज़ को देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी न्यूज़ आता है उसके ऊपर इन्वेस्टर्स रिएक्ट करते हैं। अभी सबसे बड़ी दो दिक्कत होती है अगर आप देखेंगे तो, एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है गुड न्यूज़, और एक होती है नेगेटिव न्यूज़। पॉजिटिव क्या है, आप सोचते हैं आपके लिए पॉजिटिव हो बट किसी और के लिए नेगेटिव हो सकती है। तो उस केस में क्या है कि आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा और उस टाइम पे मार्केट नीचे भी जा सकता है। खाली एक चीज़ सबसे बुरी होती है, वो होती है कि पता नहीं होता कि किधर जाएगा मार्केट, मतलब कुछ न्यूज़ आने वाली है बट पता नहीं वो अच्छी की बुरी है। उस केस में सबसे ज़्यादा पैनिक होता है। तो उस वक्त क्या है, जो भी मार्केट है वो या तो बहुत ज़्यादा शूट अप होगा या फिर बहुत ज़्यादा गिरेगा। दैट इज़ द इशू। अभी देखते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को जहाँ तक आप एनालाइज करेंगे वो आज की बात बताता है, मतलब आज मार्केट में क्या हुआ। और ये भी बताता है कि भैया अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जब भी होगा, नेक्स्ट मार्केट खुलेगा, उसमें भी ऐसे ही रहने की संभावना है। वेल ये थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट जनरली अगर आपको वीकली देखना है तब टोटल ओपन इंटरेस्ट को देखिए। जैसे ही टोटल ओपन इंटरेस्ट का जो पिक्चर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, वीकली पिक्चर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्या है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चेंज है, 57% ज़्यादा पुट सेल हुआ है, ये बहुत ज़्यादा भी पुट सेलिंग नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ स्टिल लाइक चांसेस है कि मार्केट नीचे जा सकता है, बट बहुत कम चांसेस है। और आज की बात करें तो 90% मोर पुट हैज़ बीन सोल्ड। पुट का मतलब क्या है, 90% बुलिशनेस थी मार्केट में। अब 90% बुलिशनेस है तो कौन ही मार्केट को नीचे ले जाएगा। अभी ठीक है, ये तो निफ्टी टोटल ओपन इंटरेस्ट हो गया। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं कि इतना मूव किया तो कैसे किया। पहले तो वीकली पिक्चर देख लेते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की। यहाँ पर देखेंगे तो 54% ज़्यादा कॉल सेल हुआ है। इसका मतलब बैंक निफ्टी जो है ना वो बीरिश है 54%। तो मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है बैंक निफ्टी में। अभी बैंक निफ्टी के स्टॉक में अगर कुछ गुड न्यूज़ आई तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये इंडिकेट कर रहा है कि इस वीक में नीचे जाएगा। आप न्यूज़ को भी ट्रैक करते रहिए। इसको आज ट्रैक किया, अगर कल कुछ न्यूज़ नहीं आई तो इसके हिसाब से रिएक्ट होगा मार्केट में। बट अगर कुछ गुड न्यूज़ आ गई, कुछ स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, देन ये पिक्चर चेंज हो जाती है। जनरली ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ऑप्शन की वजह से निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर नीचे जा रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी उसके अंदर जो स्टॉक्स है ना उनके मूवमेंट से अफेक्ट होता है, ना कि ऑप्शन चेन में इन्वेस्ट करने से या फ्यूचर में इन्वेस्ट करने से। अभी आज की पिक्चर देखते हैं तो आज देखेंगे तो आज भी 54% ज़्यादा कॉल सेल हुआ है। इसका मतलब 54% बीरिशनेस थी मार्केट में। ये बोल रहा है कि आज मार्केट नीचे गया और अगला जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें मार्केट नीचे जाने की संभावनाएं हैं। अभी चलो थोड़ा डीप में चलते हैं और ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। जब आप निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सपोर्ट किधर है, सपोर्ट है 14,200 पे। अभी रेजिस्टेंस देख लेते हैं, रेजिस्टेंस है 14,500 पे। और जो सपोर्ट है वो तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि लोग बहुत ज़्यादा श्योर है कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा 14,200 से। अभी वो तो समय समय की बात है, अभी कल क्या होता है, परसों क्या होता है, क्या न्यूज़ आती है उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करता है। बट अभी के लिए यही पोजीशन है। अभी चलो देखते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ निफ्टी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 14,200 पे सपोर्ट है और यहाँ पर बहुत सारे कॉल सेल हुए थे, उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दी पोजीशंस थे उनकी, तो इसीलिए वो नेगेटिव बता रहा है जो पीई का चेंज इन हुआ है। अभी आप रेजिस्टेंस देखने जाएंगे ना तो रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है ना तो लोगों को नुकसान होता रहता है जो भी कॉल को सेल करके रखे हैं, क्योंकि कॉल को सेल करके रखे हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है तो उनको लॉस हो रहा है। तो लॉस में तो कोई रहना नहीं चाहेगा। वो सोचेंगे भैया अभी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके बैठते हैं और अपन पुट को सेल करके बैठते हैं, जिधर मार्केट जा रहा है उधर खेलते हैं। अगर मार्केट के अगेंस्ट गए तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो वैसा कोई नहीं करता।
अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर और बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सपोर्ट क्या है 32,000 रुपये है और रेजिस्टेंस किधर है 33,000 रुपये, तो 1,000 पॉइंट का गैप है। अगर आप देखेंगे ना ये जो 32,000, 32,500 और 33,000 जो रेजिस्टेंस है इनके अंदर ज़्यादा गैप नहीं है। देखो यहाँ पर देखो ये जो गैप है ना ओपन इंटरेस्ट का, जितने कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हुए हैं ये उतना बड़ा गैप नहीं दिख रहा है आपको। और इधर भी आप देखेंगे 32,000 और 31,500 में यहाँ भी ज़्यादा गैप नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि लोग इधर पोजीशंस बना रहे हैं, मतलब कॉल साइड में वो लोग सेल करना स्टार्ट कर दिए हैं। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ और निफ्टी का तो ऊपर ही गया भैया आज का मार्केट, तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं। अभी बैंक निफ्टी का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी एनालिसिस कर लेते हैं। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखेंगे तो इसमें भी आपको क्या लगता है सपोर्ट किधर है, सपोर्ट यहाँ पर 32,000 रुपये और इस सपोर्ट के जो ओपन इंटरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर 31,500 के ओपन इंटरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, रेजिस्टेंस देखेंगे तो रेजिस्टेंस यहाँ पर है 34,000। वेल अगर आप देखेंगे ना तो रेजिस्टेंस इतना दूर जाके क्यों बना, क्योंकि निफ्टी ऊपर मूव कर रहा था, तो उनको लग रहा था जो भी इन्वेस्टर्स है कि भैया बैंक निफ्टी भी जा सकता है, तो अगर कॉल सेल करना है बैंक निफ्टी में तो थोड़ा ऊपर जाके ही करते हैं वरना लुट जाएंगे। और देखेंगे तो कुछ लोग थे जो डेयरिंग बताते हैं, उन्होंने इधर भी सेल किए हैं। अभी क्या है कि स्टॉक मार्केट है तो रिस्क का ही गेम है, जो जितना ज़्यादा रिस्क लेता है उसको उतना ज़्यादा रिवार्ड्स भी मिलता है, मतलब कंगाल भी वही होता है और मालामाल भी वही होता है। अभी ये तो हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी चलते हैं और देखते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, उन्होंने क्या है कैश मार्केट, कैश मतलब इक्विटी मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट किया। अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो आपको तो एकदम शौक ही लग जाएगा भैया, यार इतना ज़्यादा बाय करने की ज़रूरत क्या थी FIS को। अभी तक क्या था 1800, तो इस महीने का तो हाईएस्ट बाय किया ऑलमोस्ट, आप मान के चलो, इसलिए मार्केट ऊपर भी गया। और आप DI का बोलेंगे, DI मस्त सेल कर रहे हैं वो लोग ऑलमोस्ट लास्ट 2 to 3 मंथ्स, ये तो लोग सेल ही कर रहे हैं। पता नहीं साला कितना डाल के रखे थे, अभी तक सेल ही कर रहे, अभी सेल ही करेंगे। अभी FIS का देख लो तो ये लोग अच्छा खासा बाय कर रहे हैं, यही मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। जहाँ तक बात की FI की, वही डोमिनेट करते मार्केट में। बट कभी कभी क्या है, जब भी गवर्नमेंट का कुछ अनाउंसमेंट होने वाला रहता है, कुछ मतलब जो है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स को अफेक्ट कर सकता है, वैसी कुछ न्यूज़ आएगी तो वो पैसा निकाल के बैठ जाते हैं। उस केस में क्या है DIS रन करते हैं मार्केट को, और उस टाइम पे वो लोग बाइंग चालू कर देते हैं, और उसके बाद फिर जब ये ऊपर ले जाते हैं वो लोग सेलिंग चालू करते हैं। ये भी सेल करते हैं FIs, बट वो जब करते हैं ना तो दिखता है कि कैसा सेल करते हैं। जैसे अभी दिख रहा है ना कैसा ऊपर जाता है, वैसे नीचे भी जाता है मार्केट, उस टाइम पे पक्का दिखता है। अभी ये तो हो गए कैश एक्टिविटी के। अभी FIs ने फ्यूचर ऑप्शन में क्या किया वो भी देख लेते हैं। अभी आप देखेंगे ना इधर तो नॉर्मली ये जो आप देखेंगे ये लाइन यहाँ पर -2.25 करोड़ है। अभी ये क्या है आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन में उन्होंने एक माइनर सेलिंग की, इतना बड़ा भी नहीं है, वो जस्ट हेजिंग कर रहे रहेंगे। अपनी जो स्टॉक्स में पोजीशंस रहती है ना उसको हैज करते हैं वो लोग ऑप्शन में आके, ताकि कभी मार्केट उसके अगेंस्ट भी गया। मान लो उन्होंने क्या कर दिया कि कुछ स्टॉक्स है, जैसे मैं अभी कुछ बताया आपको स्टॉक्स, कि इन स्टॉक्स में जो FIs है उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनको पता है कि वो स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। बट अगर नीचे गया तो उनके पास क्या सिक्योरिटी है, एक सिक्योरिटी तो होना चाहिए ना। तो वो लोग क्या करते हैं जनरली, एक पुट भी बाय करके रखते हैं उसी सेम क्वांटिटी का, उधर से इधर क्वांटिटी लॉट साइज में जितनी क्वांटिटी हो तो मैच कर देते हैं। तो अगर नीचे गया तो ये वाला प्रॉफिट देगा, ऊपर गया तो वो वाला प्रॉफिट देगा। और एक और चीज़ करते हो जनरली, अभी उनको क्या है, आप FD करते हो ना, सबके सब FD करके आप क्या करते हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता है आपको। अभी ऐसे ये लोग क्या करते हैं, ये FD कर दिए, समझ लो FD कर दिए, मतलब उस स्टॉक को, जैसे HDFC का मान लो, HDFC में फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स ने 300 क्वांटिटी खरीद ली। अभी 300 क्वांटिटी खरीद ली तो जितना ऊपर मूव करेगा उतना उनको फ़ायदा होगा। अभी क्या करेंगे वो लोग, उनको ये तो पता है कि एक महीने में इतना मूव हो सकता है, अभी उतना पॉइंट्स छोड़ के वो लोग कॉल को सेल भी कर देंगे। अभी कॉल को सेल कर दिया तो इधर से भी इसको प्रीमियम मिल रहा है, जैसे वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा तो वीकली का उनको प्रीमियम मिल रहा है, तो वो तो वैसे ही फ़ायदे में है। और वो लोग एक और क्या करते हैं, जब भी कुछ बुरी न्यूज़ या कुछ आने वाली रहती है या आ गई होती है, उस टाइम पे पुट को भी बाय कर लेते हैं, या कभी भी उनको थोड़ा डर लगता है तो पुट क्या रहता है, उनको प्रॉफिट देता रहता है। तो ऐसे वो लोग ट्रेड करते हैं। और फ्यूचर की बात की तो फ्यूचर में उन्होंने अच्छा खासा बाय किया आज भी। अभी चलो फाइनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ओर बढ़ते हैं। फाइनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जनरली क्या करता हूँ, वीकली का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेता हूँ ओपन इंटरेस्ट से, और आज का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उससे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालता हूँ। ये ऊपर जो वैल्यू रखी है वो
ओपन इंटरेस्ट की है और ये मैं नई NSE वेबसाइट से ले रहा हूँ, तो आपको वहीं से कंपेयर करना है। अभी इन सब का क्या लेता हूँ मैं, सपोर्ट में क्या रहेगा, जो भी सपोर्ट है उसका मैं मिनिमम ले लूँगा और रेजिस्टेंस में मैक्सिमम ले लूँगा। दैट विल बी आवर फाइनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वेल, आप अलग कर सकते हैं, बट दैट इज़ माई अप्रोच टू बी ऑन द सेफ साइड। तो अभी निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी 14,149 उसका सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है 14,800। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 30,000 एंड रेजिस्टेंस है 35,000। तो अभी ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इस लेवल के बीच में ही ट्रेड करेंगे। तो जनरली मैं क्या है, मैं खुद भी ऑप्शन सेल करता हूँ, मैं आपको भी एडवाइस करता हूँ ऑप्शन सेल कीजिए विद सम सिक्योरिटी। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप नेकेड ऑप्शन सेल किए जा रहे हैं। नेकेड तभी करना है जब आप 100% श्योर, अदरवाइज लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको सेल करना है इस लेवल्स के ऊपर ही। ओके, इन लेवल्स मतलब जैसे आप सपोर्ट के क्या है, नीचे आप पुट सेल कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर आप कॉल सेल कर सकते हैं। और उसके बाद सिक्योरिटी लेने का मतलब ऐसा है कि अगर आप मान लो अभी 14,200 पे सपोर्ट है निफ्टी का, तो आप क्या करेंगे, 14,100 का पुट सेल कर दिया। अभी उसका सिक्योरिटी या इंश्योरेंस मतलब ऐसा होता है कि 14,000 है, 14,000 का आप क्या करेंगे, एक पुट बाय करके रख लो। चाहे आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, बट अगर मार्केट खुदा ना खास्ता घेर कर अगर रिवर्स हो गया ना, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे अगर आपने नेकेड कॉल और नेकेड पुट सेल किया है तो। बट अगर आप सिक्योरिटी लेके रखते हैं तो कोई बात ही नहीं है, आप फ़ायदे में ही रहेंगे। तो ऐसा एक इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए। अभी ये क्या, ये तो मेरा एनालिसिस है। इसके एनालिसिस के ऊपर मैं डेली ट्रेड लेता हूँ और वही ट्रेड मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करता हूँ। क्या स्ट्रेटजी में यूज़ कर रहा हूँ, उसका क्या ग्राफ बन रहा है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है मुझे। तो अगर आपको भी देखना है कि मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, क्या मैं पैसे बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ, देखो मैं आपसे ऐसा है कि ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया ये लो और मैं खुद तो आराम से बैठा हुआ हूँ आदमी, ऐसा नहीं होता भाई। अगर मैं जो ले रहा हूँ मैं वही बताऊँगा, मैं ऐसा फेक चीज़ें नहीं करता कि भैया कि आपको बोल दिया कि ये ले लो वो ले लो और ये स्टॉक्स ऊपर जाने वाला, ये नीचे जाने वाला, वो फलाना डीगना, और मैं तो कुछ ले ही नहीं रहा हूँ। भैया जो मैं ले रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, और जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ उसके ऊपर ही मैं लेता हूँ, और कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, कहाँ पोजीशन बनाता हूँ, कहाँ स्क्वायर ऑफ करता हूँ, वो भी बताता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ना, तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कीजिए भैया। तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, लाइक बटन दबाना है और सब्सक्राइब करना है, तब जाके ये हमारी जो कम्युनिटी है वो बढ़ेगी, ये जो वीडियो ज़्यादा लोगों को बताएंगे। आज मैं अपना पूरा लैंग्वेज इंग्लिश से हिंदी स्विच किया क्योंकि मुझे इंग्लिश में वो फील नहीं आ पा रहा था, जो कनेक्शंस होता है ऑडियंस के साथ वो नहीं आ पा रहा था। मेरे को चाह रहा था कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ आपके साथ। अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो कोई इशू नहीं, आई विल कंटिन्यू इन इंग्लिश एज वेल, आई नो इंग्लिश, तो उसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अभी के लिए क्या है, एक इंटरेक्शन बनाना ज़रूरी है, अपनी कम्युनिटी बनाना ज़रूरी है। उसके बाद अगर ज़्यादा लोगों को सर्व करना हुआ रिक्वायरमेंट के हिसाब से, विल स्पीक इन इंग्लिश एज वेल। और भैया अभी धड़ल्ले से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो भाई को।